राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए अब शुरुआत करते हैं हरियाणा विशेष की। चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। देश भर में कुल 7 चरणों में यह वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। अब अगर हरियाणा की बात करें तो यहां पर एक ही फेज में मतदान है। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों में छठे चरण यानी कि 25 मई को वोट डाले जाएंगे और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का उपचुनाव भी होगा। Shown by the out, we'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सेकेंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13 ऑफ मई। फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। Counting of course is 4th of June. Phase 6th में 57 constituencies will go to the poll starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज 7th फेज नोटिफिकेशन विल बी ऑन 7th ऑफ मई एंड पोलिंग ऑन 1st ऑफ जून। तो लास्ट पोलिंग वुड बी ऑन 1st ऑफ जून एंड काउंटिंग ऑन 4th। एंड इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। 6th में 57 constituencies will go to the poll starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। और चलिए अब आपको ग्राफिक के माध्यम से बता देते हैं कि आखिर कहां पर और किन किन तारीखों में मतदान होना है। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। नतीजे देखिए 4 जून को घोषित किए जाएंगे और 7 चरणों में जो चुनाव है वो संपन्न होना है। इसमें पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होगा, दूसरा
दूसरा चरण 26 अप्रैल से, तीसरा चरण 7 मई से, चौथा चरण 13 मई से, पांचवां चरण 20 मई से, छठा चरण 25 मई से और सातवां चरण 1 जून को होगा और 4 तारीख को नतीजों की घोषणा की जाएगी। तो 7 चरणों में ये मतदान होना है, क्योंकि पहला चरण 9 अप्रैल से शुरू होकर के और अंतिम चरण यानी कि जो 7वां चरण है 1 जून तक ये मतदान की प्रक्रिया अलग अलग फेज में होंगी और 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो हरियाणा के सभी सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है। ये भी आपको बता दें, एक बार ग्राफिक के जरिए इसको भी समझ लीजिए। तो हरियाणा में 25 मई को लोकसभा का चुनाव होना है। छठा चरण होगा जब हरियाणा में 10 के 10 लोकसभा सीटों पर 25 तारीख को मतदान होगा और 10 सीटों पर एक साथ ये मतदान होगा, यानी कि जो छठा फेज होगा 6 फेज, उसमें हरियाणा में ये मतदान होना है। तो छठे चरण में हरियाणा में चुनाव होंगे। 25 मई को ये जो वोट हैं वो डाले जाएंगे। तो हरियाणा में चुनाव का शेड्यूल क्या रहेगा, आइए आपको यह भी ग्राफिक के जरिए बता दें। अब अधिसूचना देखिए 29 अप्रैल को, नामांकन 6 मई को, छंटनी 7 मई को, नाम वापसी 9 मई को, वोटिंग 25 मई को, नतीजे 4 जून को आएंगे। ये शेड्यूल हरियाणा का है, यानी कि अधिसूचना हरियाणा में 29 अप्रैल से, नामांकन के लिए 6 मई, छंटनी पे 7 मई, नाम वापसी के लिए 9 मई तक का समय है, वोटिंग 25 मई को 6 फेज में और नतीजे 4 जून को एक साथ पूरे देश में घोषित होंगे। तो लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बयान देते हुए कहा कि हम 10 के 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। लगी इसी वास्ते तो सरकारी गाड़ी भेज दी उन्हें और चुनाव लड़ेंगे। 10 की 10 सीट तो लड़ेंगे लोकसभा का और एक बाई इलेक्शन है असेंबली का करनाल का, वो भी लड़ेंगे। कांग्रेस पूरी का तैयार है, इंडिया ब्लॉक जो है पूरी का तैयार है और ये दावे तो करते ही दावे। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह दावा किया कि हरियाणा की 10 के 10 लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आचार संहिता लग चुकी है और ऐसे में चुनावों की जो तारीख है उसका भी ऐलान कर दिया गया है। अगर हरियाणा की बात करें तो 25 मई यानी कि छठे चरण में मतदान होगा और इसके साथ साथ में करनाल की एक विधानसभा पर भी उपचुनाव होना है। हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आचार संहिता मंत्री जी आज से लागू हो चुकी है, चुनावों का ऐलान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह की चुनौती इन चुनावों में? तो सबसे पहले मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद करूंगा जिस तरह के चरणों में फेस में चुनाव डिक्लेयर पूरे भारत का किया है और हरियाणा का जो छठे चरण में चुनाव 25 मई को जो वोटिंग होनी है और ये पर्व है, त्यौहार है सभी पार्टियों का कि हर पार्टी अपने प्रत्याशी, कोई एमएलए का, कोई एमपी का चुनाव लड़ाते हैं। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा और करनाल के उपचुनाव को हम सबको जीतेंगे। बड़ी जीत का आप दावा कर रहे हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया 3M का जिक्र किया गया, मनी, मसल पावर, मिसलीडिंग को लेकर कैसे देख रहे हैं? चूंकि इस बार कई नए प्रयोग भी चुनाव आयोग करने जा रहा है। नहीं, हम जाएंगे नहीं, इनका भी हमने प्रयोग नहीं किया या सरकारी मशीनरी का कभी दुरुपयोग नहीं किया, बाहुबल का, कभी धन का, कभी बीजेपी ने कभी प्रयोग किया नहीं, ना कभी लोगों के भरोसे और विश्वास पे ही चुनाव होता और लोगों के भरोसे विश्वास पे ही चुनाव होने वाला है। एक सवाल और भी है, चूंकि आप मसल पावर और मनी पावर की तो बात है ही, लेकिन जो चुनाव प्रचार है उसमें दुर्भावना और जो शब्दों का जो चयन होता है उसका भी ख्याल रखने के लिए राजनीतिक दलों को कहा गया है कि गले अगर एक दूसरे से लड़ाई इतना करो कि अगर आपस में मिलना पड़े तो दुश्मनी ना हो। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा है, उसकी मर्यादा का पालन करेंगे और मर्यादा का पालन ही करना चाहिए। चुनाव आयोग जो डायरेक्शन दिए हैं उन्हीं डायरेक्शन, उसी मर्यादा में हम चुनाव में सभी प्रत्याशी हैं या वर्कर हैं या भी जो भी लड़ने वाले हैं, लड़ाने वाले हैं, उस सब की पालना करेंगे और बिल्कुल दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ये तो चुनाव खेल है,
कभी हार है कभी जीत है। 400 पार का जो नारा दिया गया है एनडीए का, क्या एनडीए का 400 पार का जो नारा है, क्या लगता है ये नारा है या हकीकत में भी बदलाव दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी ने और जो केंद्र नेतृत्व ने किया है वो हमेशा पार हुआ है और ये चुनाव 400 पार ही होगा। जो गठबंधन की हमारी सरकार बनेगी वो 400 पार ही होगी। कांग्रेस की स्थिति क्या देख रहे हैं इन चुनावों में? सबका परिणाम 4 को पता लग जाएगा। जैसी स्थिति है, जैसी अब और प्रदेशों में निकले वही परिस्थिति होने वाली है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जो बड़ा दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। 400 पार का जो नारा दिया गया है वो 400 पार होने जा रहे हैं। और साफ तौर से बड़ी बात उनकी तरफ से कि जो आंकड़ा वो भारतीय जनता पार्टी देती नहीं है, आंकड़ों को पार करने का काम पार्टी करती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद इनेलो नेता अभय चौटाला ने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे, जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा भी करेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि करनाल विधानसभा के उपचुनाव में सभी पार्टियों को एक साथ आना होगा। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो 25 मई, जी हां, हरियाणा में 25 मई को जो है यानी कि छठे फेज में वोटिंग जो है वो होगी। ऐसे में अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने चुनावी प्रचार में जुटती नजर आएंगी। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं इनेलो के वरिष्ठ नेता व कुरुक्षेत्र से इनेलो के लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार अभय चौटाला साहब। तो साहब, सबसे पहले दावेदारी आपने जो है लोकसभा की कुरुक्षेत्र सीट से जो है पेश की है। इंडिया गठबंधन अलायंस के वहां पे कैंडिडेट हैं। क्या समीकरण देखे हैं सर और किस तरह से इस कंटेस्ट और चुनाव को लड़ने की तैयारी में? ये मेरी दावेदारी नहीं, ये हमारी पार्टी का फैसला है। ये कुरुक्षेत्र की जनता का फैसला है। हमने पहले लोगों का मन टंटोड़ा अच्छे से कि किस सीट पे किसको उम्मीदवार बनाया जाए। हमारी एक 5 मेंबर्स की कमेटी थी जो 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में गई और सब जगह पे कौन कौन कैंडिडेट बनाए जाए, आम लोगों की राय भी जानी उन्होंने और पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करी। तो कुरुक्षेत्र में सबकी तरफ से मेरा नाम दिया गया और जब उन्होंने कल मुझे आकर के मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कुरुक्षेत्र के पार्टी के कार्यकर्ताओं का, आम आवाम का ये फैसला है कि आप चुनाव लड़ें और हमारा भी ये फैसला है कि आप चुनाव लड़ें। जब हमारी कमेटी ने ये फैसला कर लिया तो फिर मान करके चलो, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जो जिम्मेवारी पार्टी मुझे लगाएगी मैं उस पर अपनी जिम्मेवारी अच्छे ढंग से निभाऊं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है, बाय इलेक्शन और साथ ही साथ लोकसभा इलेक्शन। जिस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री विधायक थे वो सीट मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए इस्तीफा देकर छोड़ दी गई। अब वहां से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लोकसभा के कैंडिडेट हैं बीजेपी के, और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके लिए वो सीट छोड़ी गई है। तो लाजमी सी बात है कि नायब सैनी वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट को, आप कॉन्टेस्ट को, और क्या समझते हैं कि ये सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनाने की जो हालात आज हरियाणा प्रदेश में भाजपा ने पैदा कर रखे, जिस तरह से आज माफिया खड़े कर दिए गए, जिस तरह से घोटाले किए गए, बेरोजगारी बढ़ाई, आज इस इलाके का नौजवान जो है करनाल का, कुरुक्षेत्र का, अंबाड़े का, कैथल का, यमुनानगर का सबसे ज्यादा पलायन करके गया है। केवल इसलिए करके गया है कि बेरोजगारी बढ़ी है। अब तो हालत ये होगी, मैं आपको बताऊं, अगर ईमानदारी के साथ इस भाजपा को कोई सत्ता से बाहर करना चाहता है तो ये जो विधानसभा की सीट है, इस विधानसभा की सीट के ऊपर जो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ना चाहता है वो सारे इकट्ठे हो जाओ और वो इकट्ठे होकर के ये फैसला ले लो कि हमने एक उम्मीदवार उतारना है। अभय सिंह चौटाला पहला व्यक्ति होगा जो उसकी सपोर्ट में खड़ा होने का। बाय इलेक्शन के लिए कह रहे हैं, आपकी बाय इलेक्शन जो होना है, एक बाई इलेक्शन, उसके लिए, उस बाई इलेक्शन में ये मिलकर के जो जो राजनीतिक दल भाजपा को बाहर करना चाहते हैं, जैसे इंडिया बना रखी है, उसका हिस्सा ना बन करके मैं बाहर से सपोर्ट करूंगा, खुल करके समर्थन दूंगा और उसके लिए औरों से ज्यादा उसके लिए वहां जाकर के काम करूंगा। मुझे अपने लोकसभा क्षेत्र से भी समय निकाल करके वहां जाना पड़ेगा तो जाऊंगा।
तो अभय सिंह चौटाला हैं, लाजमी सी बात है कुरुक्षेत्र से जो है वो कैंडिडेचर यानी कि वो उम्मीदवारी जो है वो पार्टी की ओर से अभय सिंह चौटाला को दी गई है, नामांकन दर्ज करेंगे। और साथ ही साथ अभय सिंह चौटाला की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि करनाल की विधानसभा सीट पर जो बाय इलेक्शन हो रहा है, जो लोग ये चाहते हैं यानी कि बीजेपी के खिलाफ जो लोग जाना चाहते हैं, मैं उनको बाहर से सपोर्ट करूंगा। यानी कि इस बाय इलेक्शन में जो जो लोग चाहते हैं कि बीजेपी की हार हो, मैं उनको बाहर से सपोर्ट करता हुआ खड़ा रहूंगा। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा की पहली प्रतिक्रिया आई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, जेजेपी और भाजपा का गठबंधन टूटना भाजपा की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। और ये 10 साल की सरकार की विफलता का हम क्या बताएं, ये तो सरकार वाले खुद ही मान गए। जब 10 साल के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे को इन्होंने बदला है, तो यानी कि ये बात तो मान गए कि भाई कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी। 10 साल की सरकार सफल सरकार नहीं रही थी। देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया, देश में हरियाणा अपराध में नंबर 1 बन गया, देश में हरियाणा आज नशे में नंबर 1 बन गया। भ्रष्टाचार दोनों ने, जेजेपी और बीजेपी ने डबल इंजन से लूटने का काम किया। आप ठीक हो अंकल? तो लूटने का काम किया। तो ये बात तो आई गई सामने, बीजेपी ने मान ली, बीजेपी और जेजेपी दोनों ने मान ली। उनका कबूलनामा है, जो चेंज बदलाव हुआ है हरियाणा सरकार में, वो बदलाव ऐसा दिखाई देता है कि उनका कबूलनामा है कि भाई हमारी सरकार विफल रही और जनता में इस सरकार के प्रति एक रोष था, एक नाराजगी थी। बीजेपी सांसद रणबीर सिंह ने इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस बंधन में गांठ हो, उस गठबंधन का कोई आधार नहीं होता। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की सीटें घटेंगी, बीजेपी पार्टी की बढ़ेंगी। सांसद ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों में भगदड़ मची हुई है, हार के डर से लोकसभा की टिकट लेने से भी इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा में बीजेपी पार्टी और सहयोगी पार्टियों के साथ भारी बहुमत से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले जो चुनाव में नतीजे थे 2014 फिर 2019 में बढ़ के वोट आए। 2014 में जहाँ 1,31,000 की जीत थी और 19 में वो 4,44,000 समथिंग होगी। हर आदमी का ये मानना है कि ये लीड पिछली बार से बढ़ेगी और उसका मुख्य कारण मुझे यही नज़र आया कि विपक्षी पार्टी कहने के लिए, कांग्रेस पार्टी है हरियाणा में, कहने के लिए मैं इसलिए शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 चुनाव में विपक्ष का नेता कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में, लोकसभा में नहीं बना पाई। लेकिन 10% तो सीट चाहिए, 10 भी उनकी नहीं आ रही। इस बार सीट उनकी घटेंगी और बीजेपी की सीट बढ़ेंगी। मार्जिन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ेगा हर सीट पर। इसीलिए कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार, कांग्रेस का छोड़ के एक रोहतक लोकसभा सीट, बाकी 9 सीटों पर इनके लीडर टिकट नहीं मांग रहे, बल्कि कहीं से नाम आता है तो हाथ जोड़ जाते हैं, हम लोकसभा नहीं लड़ना चाहते। इसका मतलब उनको केवल हार का खतरा नहीं, कहीं इससे भी ज़्यादा इतना कम वोट आए कि जमानत। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सीएम के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे प्यारे हरियाणा वासियों, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज आम चुनावों की घोषणा की गई है। मैं सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए चुनाव आयोग को अग्रिम बधाई देता हूं। इसके साथ ही मेरी ये उम्मीद भी है कि देश को और तेजी से विकास और समृद्धि के पथ पर ले जाने में ये आम चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं सबसे पहले तो प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि विकसित भारत और मजबूत भारत के निर्माण के लिए इस लोकतांत्रिक पर्व में हिस्सा लेकर और ज्यादा से ज्यादा वोट कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 10 साल से एक मजबूत और स्थिर सरकार बनी है। आज पूरे विश्व में भारत आर्थिक, सामरिक और सामाजिक शक्ति के रूप में उभरा है। देश में जो मूलभूत बदलाव का वादा
2014 में किया गया था, वो सभी वायदे पिछले 10 साल में पूरे हुए हैं। जैसे धारा 370 हटना, राम मंदिर का भव्य निर्माण और ट्रिपल तलाक जैसे मसले केंद्र सरकार के नेतृत्व में हल किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए जनहित के कार्यों और हमारे बहुत ही सम्मानीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा हरियाणा में जिस तरह से प्रदेश सरकार चलाई गई, उसके आधार पर मैं अपील करता हूं कि हरियाणा की 10 में से 10 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें और एनडीए को 400 पार लेकर जाने में आप अपनी सशक्त भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग टांडा ने पूर्व सीएम मनोहर लाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पद से हटने के बाद भी मनोहर लाल सुपर सीएम बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में युवाओं को भेजा जा रहा है, उनकी जान को जोखिम में हरियाणा सरकार डाल रही है। मनोहर लाल खट्टर जी पूरी तरह से फेल साबित हुए, इसलिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि उनको पता था कि सरकार से इतनी नाराजगी है, मुख्यमंत्री से इतनी नाराजगी है लोगों में कि लोकसभा चुनाव परिणामों में वो नाराजगी साफ नजर आएगी, इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को हटा करके नायब सैनी जी को उनकी जगह पर मुख्यमंत्री बनाया गया। जब बीजेपी के प्रवक्ता टीवी डिबेट्स पर बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने ये स्वीकार किया कि काम के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर मुख्यमंत्री परिवर्तित नहीं किए गए हैं, बल्कि जाति के आधार पर मुख्यमंत्री को बदला गया है। और इसलिए जातिगत राजनीति का सहारा भारतीय जनता पार्टी ने लिया, क्योंकि काम उन्होंने 9.5 साल में किया नहीं था। हरियाणा सरकार ने। तो चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। भाई अशोक मंगाली वाले की तो बात